हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से पहले जो 3 चैप्टर हैं उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट्स बाय करने हैं वो नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिलेंगे जिसमें शॉर्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो नोट्स बाय करने के लिए ऑन स्क्रीन ये जो आपको नंबर नीचे शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं, और मिनिमम 100 से 120 रुपये अमाउंट पे करके आप नोट्स की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को भी बाय कर सकते हो। तो जिनको बाय करने हैं वो मैसेज कर लेना। और ये सीरीज जो बनाई जा रही है ये एसवाइएल, डीयू, रेगुलर, एनसी वेब के जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास ये एनवायरमेंटल साइंस की बुक है सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में पार्ट 1 की, तो आपके लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पे। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है जिसका नाम है इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नोट्स वगैरह जिसको बाय करने हैं, बाय नीचे स्क्रीन पर जो नंबर शो कर रहा है उस पर जाके आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स में मिल जाएगा मेरा, अगर आपको नंबर वगैरह चाहिए, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैंडल वगैरह सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हमारा जो दे रखा है चैप्टर नंबर 4 का, यहाँ से इसमें लिखा है सबसे पहली चीज तो ecosystem can range from smaller water bodies to an oceans, similarly on the land from a patch of woods to a forest. Ecosystem can be natural and anthropogenic, human created like farmlands। कह रहा है इकोसिस्टम जो होते हैं वो अलग अलग तरह की बॉडीज होती है। अलग अलग वाटर बॉडीज मीन्स होता है कि काफ़ी सारी तो रिवर्स होती हैं, काफ़ी सारी पॉन्ड्स होते हैं, काफ़ी सीज होते हैं, काफ़ी लेक होते हैं, सारी वाटर बॉडीज अलग होती है। ठीक है, जो कि अभी धरती पर पाई जाती है, अलग अलग जंगलों से निकल के आती है। ठीक है, और ये जो इकोसिस्टम है, कुछ ह्यूमन क्रिएटेड इकोसिस्टम भी होते हैं जिनको फार्मलैंड्स कहते हैं। Bodily ecosystem is classified into terrestrial and aquatic ecosystem, which are further classified into several kinds। कह रहा है कुछ इकोसिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है, जैसे कि पहला आता है टेरेस्ट्रियल, दूसरा आता है एक्वेटिक। अब देखो, इसको क्लासिफाइड करने के रीजन भी आगे मैं बताऊंगा। द इकोसिस्टम सस्टेन मैनकाइंड ऑफ द अर्थ ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देयर आर several kind of ecosystem services to remain the maintaining basic functions of the planet। कह रहा है कि अलग अलग इकोसिस्टम बनाने की कोई रीजन नहीं है, बट इनके रीजन यही है कि इनको अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है और अलग अलग रूप से सारे हमारे लिए लाभकारी होते हैं। ड्यू टू द एक्सप्लेनेशंस of resources by the ever growing human population, ecosystem are getting degraded। काफी सारे इकोसिस्टम है जो अब पॉपुलेशन की वजह से डिग्रेड हो चुके हैं, मीन्स वो अब यहाँ से नष्ट हो चुके हैं। अब हम नीचे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। टाइप ऑफ इकोसिस्टम के अंदर अब इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम्स को समझने वाले हैं। जैसे कि पहला मैंने लिखा है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो है यहाँ पे टेरिटोरियल इकोसिस्टम। इट डिवर्स, यहाँ पे लिखा है डाइवर्स काइंड ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, बोथ क्लाइमेट एंड रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लैनेट लाइफ फॉर्म, ट्रीज, स्क्रब्स एंड ग्रासेस। कह रहा है ये इकोसिस्टम जो है क्लाइमेट में बहुत ही नॉर्मली लाइफ में पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो पेड़ पौधे, स्क्रब्स मतलब झाड़ियाँ वगैरह, और घास वगैरह के फॉर्म में। पहला इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ पर लिखा है द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ये प्लांट, एनिमल और छोटे मैक्रोऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज, यहाँ पर ना एनर्जीज वगैरह जो होती हैं, जो अपनी एनर्जीज इकट्ठी करने के लिए, जैसे कि ट्रीज वगैरह हैं जो फ्रूट्स देते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रीज मिल जाते हैं जो फ्रूट्स वगैरह देते हैं। काफ़ी सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर हम चढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ग्राउंड कवर प्लांट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम शेल्टर वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है ये ह्यूमन सेटलमेंट और इंडस्ट्रीज एरियाज के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं ऐसे इकोसिस्टम्स। उसके बाद आगे लिखा है यहाँ पे द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट द एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। कह रहा है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, जैसे कि फैक्टर में जैसे टेम्परेचर हो गया,
रेनफॉल हो गया, टोपोग्राफी हो गया, सॉइल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, मतलब कि मृदा अपरदन हो गया। और इसी तरह से बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं बायोटिक और एबायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स के इन फॉरेस्ट के अंदर। डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, अलग अलग तरह की मिट्टी जो होती है, सॉइल मतलब होता है मृदा, मिट्टी। लिखा है फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट टाइप जो है वो बहुत सारे हैं, इसी वजह से इसको क्लासिफाइड करा गया है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट टाइप, तो पहला फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे दे रखा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसको ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हाई एल्टीट्यूड हिमालय पर्वत वगैरह में पाए जाते हैं, जो कि बड़ी हायर ऊंचाई वगैरह में होते हैं, ठीक है। ये स्नो से कवर्ड होते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कुछ ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर ना स्नो वगैरह पड़ी रहती है, बर्फ वगैरह पड़ी रहती है, तो वहां से वो पूरे ढके होते हैं, ठीक है। और कुछ मंथ्स तक यहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती रहती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बिलो जीरो होता है, मतलब जीरो से भी कम होता है। ये जो होते हैं लंबे लंबे पेड़ होते हैं और इनका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इन पर लोग ना स्लिप करते हैं, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, जैसे कि स्केटिंग होता है ना, स्केटिंग जैसे रोडों पे करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जो बर्फ के ऊपर करते हैं स्केटिंग, ठीक है। तो आइस स्केटिंग जो होती है वो सारे यहाँ पर करते हैं। आगे लिखा है कॉन्फियस फॉरेस्ट हैव द ट्रीज निडल लाइक लीव्स। इसकी जो पत्तियां होती है वो इतनी शार्प होती हैं कि जैसे सुई की तरह चुभ सकती हैं। काफी सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो अपने बीजों से उगाए जाते हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं जो पाइन्स से उगाए जाते हैं, मीन्स उसके तने से उगाए जाते हैं। हिमालय पर ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एनिमल्स वगैरह की स्पीसीज जो है वो इनमें पाई जाती है, जैसे कि गोट हो गया, शीप्स हो गया, ठीक है, हिमालय ब्लैक बियर्स हो गया, ब्लैक काले भालू हो गया, ठीक है। ऐसी कुछ रेयर स्पीसीज जो है वो इन जंगलों में पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि इंक्लूडिंग द स्नो लेपर्ड, इसमें स्नो लेपर्ड वगैरह और हैंगुल, हैंगुल भी एक तरह का जानवर है वो भी, और बेर पाए जाते हैं यहाँ पर। आगे लिखा है सेकंड बॉर्ड लीफ फॉरेस्ट। बॉर्ड लीफ फॉरेस्ट आर द कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ये फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट्स या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। मीन्स ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, और इन फॉरेस्ट में हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मॉनसून और लॉन्ग टाइम पीरियड रेनी रहता है, मतलब कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट तो है, प्लस ये हमेशा गीले रहते हैं क्योंकि इनमें हमेशा बारिश वगैरह का डर बना रहता है। ये ट्रीज वगैरह जो होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं और ज्यादातर घने जंगलों में पाए जाते हैं। उसके बाद लिखा है इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आगे लिखा है इसमें काफी सारी नई तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि सर्वल ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स एक तरह का प्लांट वो है, क्या बोलते हैं, बर्ड है, वो पाया जाता है। उसके बाद लिखा है हाई डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल, देखो यहाँ पे लिखा है हाई डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट फाउंड इन अडेप्ट टू दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं। ये फॉरेस्ट बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइसलैंड के आसपास पाए जाते हैं। आगे लिखा है इसके अंदर कि इन जंगलों में कौन कौन से जानवर होते हैं, टाइगर, लेपर्ड, सांबर, मालबार, पीर, हॉर्नबिल एंड ट्री फ्रॉग्स। ट्री फ्रॉग होते हैं पेड़ों पर चढ़ने वाले मेढक। और रेयर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि लॉयन टेल हो गया, मॉस्क्यू हो गया। उसके साथ ही साथ इन फॉरेस्टों को, इन जंगलों को जो है काटना सख्त मना होता है। और ये जो जंगल होते हैं इनकी जो ट्रीज होती हैं, जो शेड होती हैं, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इनके जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनमें कुछ खास बात होती है, जैसे कि उनमें कुछ साल के पेड़ होते हैं, कुछ टीक के पेड़ होते हैं और काफी सारे एन के पेड़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके जो पेड़ होते हैं वो इंडिया में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो पेड़ों के आसपास जानवर होते हैं, जैसे कि चीता, टाइगर और बार्किंग डियर, ठीक है, तो ये सारे जानवर इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो ये ट्रीज इंडिया में भी होते हैं। यहाँ पर एनुअली लो रेंज में बारिश होती है। इंडिया में भी पता है आपको कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, वो इसी कारण क्योंकि यहाँ पर ऐसे जंगल भी पाए जाते हैं। इनकी ट्री की जो लीव्स वगैरह होती है वो स्मॉल होती हैं, ठीक है, इनसे आप कुल्हाड़ी वगैरह बना सकते हो। और इनके जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आप यहाँ पर चाहे एनिमल्स की बात कर लो या फिर पेड़ की बात कर लो, ठीक है, उनके पेड़ों की लकड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है हमारे लिए, जिनसे अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह हम बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्री जिसका आता है, नेक्स्ट जो इकोसिस्टम है उसका नाम है
तुंद्रा इकोसिस्टम एक एक्सट्रीम नॉर्थन लैटिट्यूड्स का स्नो मेल्ट सीजनली इकोसिस्टम होता है। कहने का मतलब है कि ये नॉर्थन में पाया जाता है। यहाँ पर हमेशा हर टाइम एक स्नो वाली बर्फ से ढका होता है। ये इकोसिस्टम हमेशा बर्फ के बीच में घिरा पाता है और यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो अबव द ट्री लाइन होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे माउंटेन्स की तरह हायर और लंबे लंबे बड़े पेड़ पाए जाते हैं। और ये विंटर सीजन को डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रहते हैं वो शॉर्ट सीजन के टाइम पर आते हैं और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा समर वगैरह के लिए तरसते हैं, मतलब कि भाई धूप वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर जो क्या बोलते हैं वेजिटेरियन लोग मोस्टली रहते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए जो जानवर वगैरह हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं आसपास वो होते हैं जैसे कि लिचेंस हो गया, है ना। और यहाँ की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के छोटे मोटे झाड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि झाड़ियाँ स्क्रब्स बोल सकते हो, जैसे कि मोसेस, grasses like sage, only drafts, williams, drafts beaches। तो ये सारी जो है यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं जो कि दवाइयों या मेडिसिन में भी काम करती है। आगे लिखा है यहाँ पर जो जानवर वगैरह होते हैं वो यहाँ पे फॉक्स वगैरह पाई जाती हैं, लोमड़ियाँ वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। ये जो क्लाइमेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेट का होता है। थ्रेट मतलब होता है जहाँ पर पाबंदी होती है, नहीं जा सकते ऐसी जगह। कह रहा है इसका जो टेम्परेचर है वो रेस करता रहता है, हमेशा चढ़ता और उतरता रहता है क्योंकि यहाँ पर एक वेजिटेशन कॉन्फ्रेस ट्रीज नहीं होते हैं इसकी कमी के कारण। कॉन्फ्रेस ट्रीज क्या होते हैं जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाली इकोसिस्टम में पढ़ाया था वो वाले। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इकोसिस्टम है वो है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड एक लंबी वैरायटी होती है, लैंडस्केप होता है, यहाँ पर पूरी घास के मैदान होते हैं और यहाँ पर एनुअली प्लांटिंग होती रहती है। यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन एक तरह का अच्छा होता है, यहाँ पर घास से भरा हुआ पूरा जमीन होती है जहाँ पर पूरे में घास ही घास फैली होती है, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मोस्टली यूएस, मिड वेस्ट, पंपस इन साउथ अमेरिका, स्टीप्स और सेंट्रल यूरेशिया एंड सवानाज में पाए जाते हैं, ठीक है, अफ्रीका वगैरह की जगह पे। क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हो रेयर क्लाइमेट होता है यहाँ का, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल जो है ज़्यादा नहीं होती है जिसके कारण जो है डेजर्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। इनमें लिखा है बोर्डली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। ट्रॉपिक ग्रासलैंड में लिखा है यहाँ पे ये वार्म ग्रासलैंड होते हैं, हर साल ये गर्मी पैदा करते हैं, सूखे होते हैं, ज़्यादा रेनी सीजन में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है इनमें जो एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो एनिमल्स यहाँ पे लिखे हैं जैसे जिराफ, जेब्रा, राइनो, लोयन, हाइनाज, एलिफेंट वगैरह इस ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। सेकंड ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड। जिस ग्रासलैंड में आपने यहाँ पे पढ़ोगे कि इस ग्रासलैंड के अंदर शॉर्ट लेंथ वाले ग्रासलैंड होते हैं, ये ज़्यादा बड़े ग्रासलैंड नहीं होते हैं, बट इनके अंदर जो है टू सीजन्स ग्रोइंग एंड डोमिनेट होता है। दो सीजन ऐसे होते हैं जो ये बढ़ते हैं और जिसमें इनकी कटाई वगैरह होती है। ग्रासलैंड जो ये होते हैं जिनके अंदर टेम्परेट होता है, इसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लावर की वजह से फेमस होता है। ये विंटर सीजन और रेनी सीजन में बहुत अच्छे लगते हैं। ओनली अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स थिक स्टीम, क्योंकि इनके जो तने होते हैं, जो इनके अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो छोटे तने वाले होते हैं जिनकी पतली स्टीम्स होती है। अब नीचे यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एग्जाम्पल फॉर ग्रासलैंड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर द फाउंड पैच अलोंग कॉन्फिरियस फॉरेस्ट, बोर्डली फॉरेस्ट, हिमालय एनिमल नीड टू ग्रासलैंड फॉरेस्ट देयर हैबिटेट। कि जो हिमालय वगैरह के जो जानवर होते हैं या फिर जो कॉन्फिरियस फॉरेस्ट में जो जानवर पाए जाते हैं वो जानवर इस ग्रासलैंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे जानवरों को यहाँ पर रहने की परमिशन वगैरह अगर मिलती है तो वो यहाँ भी आके सेटल हो सकते हैं। आगे लिखा है उसके बाद इन द एडिशन इंडिया ऑल्सो हैज अ शोला ग्रासलैंड। इंडिया का खुद का एक शोला ग्रासलैंड है विच कंसिस्ट ए पैची ग्रासी हिल्स एजेंट्स। उसके बाद लिखा सोला फॉरेस्ट जो होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स वगैरह, नीलगिरीज या फिर अनुमालीय रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम एक एक्सट्रीमली लेस 12 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल वाला डेजर्ट होता है जहाँ पर बहुत ही कम ज़्यादा बारिश होती है। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इंडिया के मुताबिक होता है, मतलब कि इंडिया के जैसा है। तो उसके
के बाद लिखा है द क्लाइमेट इन द वर्स्ट डेट्स एंड एक्सट्रीमली ड्राई। ये जो क्लाइमेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई वगैरह होता है। जैसे कि आपको पता है कि आप राजस्थान वगैरह में जाते हो तो वहाँ के ड्राई क्लाइमेट में आप अपनी थार वगैरह चला सकते हो, तो इनका क्लाइमेट्स भी वैसा होता है। स्पार्स ग्रासेस होती हैं, स्क्रब ग्रोस होते हैं और यहाँ पर छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह जो है उगती रहती है। और इसके अंदर काफ़ी सारी स्क्रब्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। स्पीसीज मतलब होता है अलग अलग टाइप के कांटेदार झाड़ियाँ को स्क्रब्स बोलते हैं, जैसे बबूल और खैर वाली झाड़ियाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट इकोसिस्टम आता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहाँ पर लिखा है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये अर्थ में बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है। ये इकोसिस्टम बोर्डली फ्रेश वाटर कंटेन करता है, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में पाया जाता है। और ये जो इकोसिस्टम होता है इसका पानी जो होता है वो साल्टी होता है, मीन्स थोड़ा सा नमकीन पानी इसमें होता है, जैसे कि आप समुद्र वगैरह का पानी पियो खारा पानी होता है वैसा। तो ये इकोसिस्टम पॉन्ड एंड लेक्स को भी बिलोंग करता है। पहला इकोसिस्टम इसके अंदर ही बताया हुआ है कि पहला इकोसिस्टम होता है पॉन्ड इकोसिस्टम और सेकंड इकोसिस्टम जो है हमारा वो है लेक इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में लिखा है पॉन्ड इकोसिस्टम एक स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जहाँ पर सूखे सूखे ड्राई लॉन्ग मानसून्स पाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बारिश वगैरह होने के चांसेस नहीं होते। लंबे लंबे टाइम के इंटरवल तक यहाँ पर मानसून नहीं आता है। मानसून वगैरह जब आता है तो यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स, स्नेल, सिल्कवॉर्म, एल्गी, ये सारे बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है वो स्पेंड करता है ज़्यादातर ड्राई स्पेसिस को। यहाँ पे लिखा है ये स्लोली एनिमल्स एबिशंस करता है, जैसे कि छोटे मोटे जानवर होते हैं कीड़े मकोड़े, तो वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जैसे कि क्रैब्स हो गया, फिशेस हो गया, और ऐसी जगह पर ये देखने को मिलते हैं। फिर आता है लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम देखा जाए तो ये लेक इकोसिस्टम एक वाटर वाला इकोसिस्टम होता है जहाँ पर पूरे साल हर साल एक पानी का स्रोत बना रहता है। इसमें क्या होता है कि अजीब से बड़े बड़े बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। यहाँ पर एल्गी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस, मांस खाने वाले और साग सब्जी खाने वाले जानवर भी यहाँ पर जन्म लेते हैं बहुत बार। ठीक है, आगे लिखा है ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये स्पेशली यहाँ पर लिखा है डिट्रीब्यूट्स ऑन द बेड्स ऑफ द लेक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर डिट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। डिट्रीब्यूट्स होता है एक ऐसी फूड चेन होती है जहाँ पर कोई मान लो घास है, घास को बकरी ने खाया, अब बकरी को कौन खाएगा? बकरी को खाएगा कोई जैकल, जैकल को खाता है लॉयन। ठीक है, तो एक फूड चेन पाई जाती है यहाँ पर, डिट्रीब्यूट्स इनको चेन को कहा जाता है। आगे लिखा है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। स्ट्रीम एंड रिवर्स लिखा है यहाँ पर, ये एक वाटर के इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करता रहता है और ये जो साइज में स्मॉलर होते हैं देन रिवर। रिवर वगैरह जो होती है, नदियाँ वगैरह होती हैं जो उनसे बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। आगे लिखा है उसके बाद एक्सचेंजिंग न्यूट्रिशन एनर्जी विद लार्जर एरिया दैन लैनेटिक इकोसिस्टम्स। ये अपनी एनर्जीज वगैरह जो है वो चेंज करते रहते हैं। लार्ज एरिया में लार्ज एनर्जी पाई जाती है, शॉर्ट एरिया में कम एनर्जी होती है। ये कुछ जोन्स को मिलाकर बनता है, ये कुछ जोन्स के ऊपर चलता है, जैसे कि आपका जोन हो गया रैपिड जोन और उसके बाद हो जाता है पूल जोन। ठीक है, तो ये कुछ जोन्स पे वर्क करता है। आगे लिखा है उसके बाद एक्सट्रीज। एक्सट्रीज में लिखा है ये जो इकोसिस्टम है ये एक वाटर इकोसिस्टम है जहाँ पर एक साल्टनी लेवल इंटरमीडिएटरी मोर देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लेस देन साल्ट वाटर इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का पानी जो होता है वो एकदम खारा होता है, साल्टी होता है, बट समुद्र के मुकाबले इसका पानी इतना ज़्यादा खारा नहीं होता। इस इकोसिस्टम में कुछ नदियाँ होती हैं जो एंटर करती हैं, कुछ नदियाँ रिवर्स वगैरह का पानी इसमें घूम के आता है और वही इस इकोसिस्टम को आगे जनरेट करता है। आगे लिखा है ये जो इकोसिस्टम है इसमें हाई प्रोडक्टिविटी साल्ट की पाई जाती है, कीचड़ वगैरह पाया जाता है, फ्रेश वाटर भी यहाँ से यूज़ किया जाता है। अगर आप बात करो कि घर वगैरह में पानी वगैरह लेने की तो यहाँ से आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ये प्योर पानी भी होता है। यहाँ पर डेट्रीब्यूट्स और फूड वेब पाए जाते हैं। डेट्रीब्यूट्स और फूड वेब मैंने वही बताया था, जो फूड चेन बनती है जिसमें सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी स्टेज आती है जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, सेकेंडरी स्टेज में उनको खाने वाले छोटे इंसेक्ट आते हैं, जो थर्ड टर्टरी इंसेक्ट होते हैं वो होते हैं मीट खाने वाले, वो उन इंसेक्ट को खाने वाले बड़े जानवर होते हैं। तो वो फूड चेन जो होती है वो यहाँ पर बन जाती है। फिर नेक्स्ट आता है ओशन। ओशन में लिखा है ये जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, तो बे ऑफ बंगाल, अराबियन सीज और काफ़ी सारे मरीन इकोसिस्टम में पाया जाता है।
इंडिया का 70% वाटर से कवर्ड है पूरा इंडिया का प्लेनेट, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि जो धरती है, अर्थ का जो सरफेस है, वो 70% ओशन से ही कवर्ड है। यहाँ पर इकोसिस्टम एक्सट्रीमली डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं और 5,000 मीटर तक फैले हुए इकोसिस्टम पाए जाते हैं। आगे लिखा है ओशन के अंदर, यहाँ पर जो ओशंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओशंस के अंदर हाई लेवल पाए जाते हैं, जैसे कि 35 पार्ट पर 1000 पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और यहाँ पर इनका परसेंटेज वेट बहुत ज़्यादा होता है इकोसिस्टम का। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी होते हैं बट वो थोड़े कम पाए जाते हैं, जिसको ऐसे इकोसिस्टम भी बोल सकते हो जो हमें पीने वगैरह का पानी जो है वो देते हैं। पीने वगैरह का पानी देने के लिए कुछ कम इकोसिस्टम है यहाँ पर। आगे है उसके बाद कोरल रीफ कम्युनिटीज। कोरल रीफ कम्युनिटीज होती हैं एक ऐसी कम्युनिटीज जहां पर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है किनके बीच में, एक कोलेटरेट, फर्स्ट आता है कोलेटरेट एनिमल्स और दूसरा आता है एंडोजिक एल्गी। तो इन दोनों के बीच में एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है जहां पर एनिमल्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज के कार्बोनेट्स के लेकर, ठीक है। द एनिमल गिव सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन टू द एल्गी। एल्गी को एनिमल्स अपना सपोर्ट स्ट्रक्चर दिखाते हैं और साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड एल्गी फॉर्म फूड फॉर देम। एल्गी उनके लिए खाना वगैरह रिप्रेजेंट करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद लिखा है these communities have huge species diversities and richness। इनके जो होते हैं लंबे लंबे ह्यूज स्पीसीज होते हैं, अलग अलग तरह की जातियां पाई जाती हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत तरह तरह के टाइप्स के इंसेक्ट्स वगैरह की प्रजाति पाई जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज, मॉलिक्यूल्स, क्रैब्स, स्नेल्स और भी बहुत सारी तरह की यहाँ पर पाई जाती है। ये इकोसिस्टम हमेशा जो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड या लक्षद्वीप आइसलैंड और भी श्रीलंका वगैरह के पास पाया जाता है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ होता है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रीफ होता है कोरल रीफ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है। हमने बहुत सारे इकोसिस्टम पढ़ लिए हैं, अब इकोसिस्टम की सर्विसेज हम रीड करने वाले हैं। इकोसिस्टम की सर्विसेज को मेनली 4 पार्ट में, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है प्रोवाइजनिंग सर्विसेज। प्रोवाइजनिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ये ऐसी सर्विस होती है जो हमें इंक्लूड कराती है, जो हमें प्रोवाइड कराती है हमारे नेचर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप्स, हनी, फिशेस, मरीन लाइफ स्टॉक मतलब कि रहने के लिए लकड़ियाँ वगैरह और फ्रेश वाटर वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन के उसमें आपको फाइबर, मेडिसिन, ऑयल, नेचुरल गैस, प्लांट मटेरियल, क्लॉथ, जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा इकोसिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है वो आता है रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा होता है, ह्यूमन बेसिस मेंटेन करने के लिए। और इनके अंदर जो है एक वाटर, एयर का क्लाइमेट पाया जाता है। ये हमारे फ्लड कंट्रोल, कार्बन स्टोरेज, प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल एरोशन मतलब कि मृदा की अपरदता को बनाए रखता है, नेचुरल हजार्ड रेगुलेशन करता है, पोस्ट यहाँ पे लिखा है पेस्ट कंट्रोल एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होते हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, उनसे हमें हेल्प करता है, बचाता है। फिर थर्ड इसको बांटा गया है कल्चरल सर्विसेज। फिर फोर्थ बांटा गया है सपोर्टिंग सर्विसेज। कल्चरल सर्विस में लिखा है कि ह्यूमन लाइव नेचर इसमें पाया जाता है, जिसमें these changes are into turn in changes them cultural services non-material benefits contribute to progress cultural advancement। यहाँ पर नॉन मटेरियल बेनिफिट्स होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक इकोसिस्टम ऐसा बना होता है जहाँ पर नेशनली और ग्लोबली कल्चर्स रहते हैं। इस इकोसिस्टम के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि कुछ वैल्यूज, क्रिएटिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। सपोर्टिंग सर्विसेज में यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो जल्दी से लाइफ प्लैनेट पे, जैसे कि अर्थ है, अर्थ पे हम इजीली रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लैनेट होता है सपोर्टिंग सिस्टम जहाँ पर हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है, जैसे कि कोई बायोलॉजिकल साइकिल्स हो, फोटोसिंथेसिस हो, सूरज की धूप, खाना, पानी, वाटर वगैरह की खोज ये करके देता है, ठीक है। अब हम आ गए अपने लास्ट पॉइंट पे, इकोसिस्टम प्रिवेंशन एंड कन्वर्जेशन।
देखो इकोसिस्टम यहाँ पे लिखा है, जो प्रिजर्वेशन होता है और कंजर्वेशन होता है वो किस टाइप से होता है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होता है, पहले आपको ये प्रोसेस समझना होगा। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मतलब होता है रिकवरी ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम की जब रिकवरी होती है उस टाइम पे ये काम होता है। कह रहा है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। आपके इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो देखी जाती है, मीन्स आपका खाने पीने की कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, पानी कैसा है, और आपका वाटर जो आप पी रहे हो वो मिनरल्स वाला है या नहीं है। साथ ही साथ इन इकोसिस्टम में आप देखते हो कि इसके इकोसिस्टम में आपकी स्पीसीज कंपोजिशन भी देखी जाती है। फिर आता है सस्टेनेबल। ये इकोसिस्टम क्या लंबे टाइम के लिए हमें डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, ये एकदम ऐसा है जो हमारे लीवहुड को चेंज कर सके, ऐसा इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें लिखा है रिहेबिलाइजेशन। इसके अंदर आता है डिग्रेडेशन लैंड ऑफ फंक्शनल इकोसिस्टम ओरिजिनली अकॉर्डिंग टू द लैंड यूज प्लान। एग्जाम्पल के रूप में लिखा है प्रोसेस ऑफ द रिकवरी स्पीसीज। हमें अपनी स्पीसीज को रिकवर करना होता है, डाइवर्स करना होता है इन इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। फिर लिखा है रिड्यूस द लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग फ्रॉम द रेपिजा जोन अलोइंग नेचुरल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑफ रिस्टोरिंग फुलविल प्रोसेस। यहाँ पर बहुत सारी जो होती हैं ग्रेजिंग एक्टिविटी या रैपिड जोन होता है, तो इन सारी चीज़ों को हमें एक रिड्यूसिंग एक्टिविटी के रूप में देखना होता है। फिर आता है रेमिडेशंस। रेमिडेशंस में मतलब होता है कि जो भी आपके केमिकल कंटेंट्स हैं उनको क्लीन करके आप एक नॉन पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बिल्डअप करते हो उसको। फिर लिखा है रिकम्युलेशंस। रिकम्युलेशंस होता है इट इज़ द प्रोसेस विच बायोटिक फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सर्वल डैमेज लैंड आर रिस्टोर्ड। जहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग और आपके जो फंक्शंस होते हैं वो रिस्टोर्ड होते हैं। जब वो एक बार ख़राब हो जाते हैं तो आप उसको दोबारा रिस्टोर्ड रिक्रिएट कर सकते हो, उसको रिकम्पलेशन बोलते हैं। फिर आता है मेटिगेशन। मेटिगेशन में लिखा है मेटिगेशन जो होता है वो रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन और रिकम्पलेशन प्रोसेस को रिड्यूस करता है, इसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन में। मतलब कि चीज़ें जब वेस्टेज हो जाती हैं तो उस जगह पर इसकी कम से कम शक्ति लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका पूरा चैप्टर नंबर 4 जो है ईवीएस का ख़त्म होता है। अगर किसी को इसकी पीडीएफ बाई करनी है, नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो आप नोट्स ले सकते हो, नोट्स रेडी हो चुके हैं। जिनको नोट्स बाई करने हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को भी बाई कर सकते हो। नीचे मेरा शो कर रहा है नंबर, आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे शो कर रहा होगा, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।